Class 9. The French Revolution. French Revolution. ओके, आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म डेट है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 जब पेरिस के शहर में एक बड़ी भीड़, लोगों की एक बड़ी भीड़ ने यहाँ के जो मिलिट्री थी, सॉरी, यहाँ के जो फोर्टिफिकेशन थे उसको तोड़फोड़ करना शुरू किया। हुआ क्या था कि यहाँ एक रूमर फैला था। राजा ने यहाँ पर अपने सैनिकों को सिर्फ गांव का जायजा लेने के लिए भेजा था। ठीक है, उस वक्त जो किंग लुइस जो यहाँ के राजा बने, ठीक है, किंग लुइस 16 जो यहाँ के शासक बने, उन्होंने अपने सैनिकों को सिर्फ क्या भेजा था, गांव पर कि मॉनिटरिंग करने के लिए। पर एक रूमर फैल गई कि बहुत जल्द यहाँ के जो किंग है, किंग लुइस जो है, लोगों पर आक्रमण करेगा। और लगभग 7,000 लोगों की संख्या ने, जिसमें मैन वोमेन सभी शामिल थे, उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो बैस्टिल में था, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब किस लिए? इन अ सर्चिंग ऑफ आर्म। गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया इन अ सर्चिंग ऑफ आर्म। ठीक है, आर्म्स के लिए, हथियारों के लिए, वेपन्स की खोज में करने लगे। अब यहाँ पर इन लोगों ने, ये 7,000 लोगों की संख्या ने जब यहाँ के फोर्टिफिकेशन को तोड़ा, यहाँ पे जहाँ सैनिक बंद थे, ठीक है, जहाँ पे सैनिक बंद थे, उन्होंने क्या किया, जो प्रिजनर्स थे उनको छुड़ा लिया। ठीक है, हालांकि उस वक्त बैस्टिल में केवल 7 प्रिजनर ही थे। टोटल कितने थे? केवल 7 थे। ठीक है, उन्होंने 7 प्रिजनर को छुड़ाकर वहाँ के जितने भी आर्म्स और एमुनेशंस थे, आर्म्स और एमुनेशंस वगैरह जो थे, उन सभी को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और ये मार्क्ड, यहाँ तक कि उन्होंने बैस्टिल शहर के जितने भी पत्थर वगैरह थे सबको मार्केट में बेच भी दिया। ये मार्किंग थी कि उन्होंने उसको डिस्ट्रक्ट किया है, तोड़ा है। ठीक है, और ना केवल सिर्फ बैस्टिल में बल्कि पेरिस में, ना केवल पेरिस में बल्कि पेरिस के अलग अलग राज्यों में या कंट्री साइड के दूसरे राज्यों में भी ये चीज़ें तेज़ी से फैलने लगी। लोग कई जगहों पर अनाजों के दाम को लेकर, यानी हाई प्राइसेस को लेकर विद्रोह करने लगे। ठीक है, और ये इतिहास का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है, जहाँ पर लोगों ने अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे, यानी मोनार्चिकल सिस्टम को हटाकर, मोनार्ची से रिपब्लिक पाए। ठीक है, मोनार्चिकल सिस्टम को हटाकर रिपब्लिकन में आए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं कि भाई ये फ्रेंच रिवॉल्यूशंस स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, यानी इस वक्त की इसकी सोसाइटी क्या थे, पहले सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंच सोसाइटी, तो सबसे पहले 1774 को लुइस 16 को यहाँ का लुइस
16 को यहाँ का फ्रांस का शासक बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1774 को। और 20 साल के उम्र में उसकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रेलियन के एक रानी मैरी एंटोनिटी से उसकी शादी हो गई। जब वो शासन बना, लुई 16 जब राजा बना 1774 में, तो उसकी ट्रेजरी जो थी पूरी तरह से एम्प्टी थी। ठीक है, और उसे चलाने के लिए उसे अब पैसे चाहिए थे अपने पूरे एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाने के लिए। उसे क्या चाहिए था? पैसे चाहिए था। तो उसके लिए उसने क्या किया? टैक्सेस अप्लाई कर दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्सेस बढ़ाने से पहले यहाँ टैक्सेस भी दो तरह के थे। ठीक है, टैली और थीट। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि जितने भी कर्ज वगैरह थे उनको सुधारने के लिए कुछ पहली चीज़ें तो क्या थी कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी इसके ट्रेजरी क्या थी? एम्प्टी थी, खाली थी। ऊपर से जो 13 अमेरिकन स्टेट थे, कॉलोनीज थी, 30 अमेरिकन कॉलोनीज थी, वो ऑलरेडी जो मुख्य रूप से बिजनेसमैन थी। ठीक है, कॉलोनियल्स जो थे वो पहले से ही इंडिपेंडेंट हो गए थे, इससे अलग हो गए थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो अब इनको क्या चाहिए था कि इन्होंने जो यहाँ पर जो डेप्थ था, यानी इसको जो लुई 16 को जो इन्होंने कर्ज दिया, उसने उसकी वैल्यूएशन को बढ़ा दिया। उसके कर्ज के वैल्यूएशन को दुगना कर दिया। और अब ये अपने एक्सपेंशंस के लिए अपने आर्मी को, लुई 16 को अपनी आर्मी को चलाने या फिर अपने एक्सपेंशंस के लिए उसको पैसे चाहिए थे। तो पैसे के लिए उसने क्या किया? टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बन गया जिससे लोग सफ़र करने लगे। 18th सेंचुरी के लमसम में फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में थी। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में थी। ठीक है, तो पहला जो स्टेट था वो कलरगियों का था। ठीक है, एक तरह से कलरगी या प्रीस्ट वगैरह को कह लो, जो जिसके पास सुप्रीम पावर थे। सेकंड क्या था? नॉबिलिटी पर्सन्स, बिग मर्चेंट्स। ठीक है, नॉबिलिटी और बिग बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी। ठीक है, और थर्ड क्या थे? पीजेंट्स एंड फार्मर्स। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कलरगी और नॉबिलिटी डिड नॉट पेड द टैक्सेस। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग पे नहीं करते थे। सफ़र कौन करता था? ओनली थर्ड स्टेट पीपल, दे हैड टू पे द टैक्सेस। ठीक है, तो केवल थर्ड स्टेट क्या कर रहा था? टैक्स पे कर रहा था। और बाकी जो सुप्रीम अथॉरिटी क्या थी? इन दोनों के पास थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास में। फ्रेंच सोसाइटी में पीजेंट्स की संख्या, इनकी संख्या लगभग 90% थी। ठीक है, 90% थी। ये याद रखिए कि इसके पास 90% थी, लेकिन इनके पास जो ज़मीनें थी वो कम संख्या में थी। इनके पास जो लैंड था, जो ज़मीन थी, वो बहुत ही कम थी। ज़्यादातर लैंड किसके पास थे? इनके पास, कलरगी और नॉबिलिटी पर्सन्स के पास। ठीक है, जो कलरगी यानी प्रीस्ट वगैरह और नॉबिलिटीज जो सुप्रीम पावर को एंजॉय करते थे, या एक तरह से समझिए ये एक तरह से जन्मजात हो गया, हेरिडेटरी प्रिविलेज हो गया कि भाई जन्म से ही ये इनको सुप्रीम पावर दी जाती थी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉबल्स जो पर्सन थे, यानी सेकेंड स्टेट के जो पर्सन्स थे, इनको जन्म से ही अपने अधिकार, यानी शुरू से ही, अब ये चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेट क्या था, पे नहीं करता था। ठीक है, ये किसी भी तरह के टैक्सेस को पे नहीं करते थे। टैक्स कौन पे कर रहा था? टैक्स कौन पे कर रहा था? तो थर्ड स्टेट पे कर रहे थे। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने चर्च पे दो तरह के टैक्स जो हम बताएं, दो तरह के टैक्स होते थे। पहला होता था थीथ। ठीक है, थीथ क्या कहते हैं? तो जो पीजेंट से लिया था, याद रखिएगा, चर्च वो एक्सट्रैक्टेड इज शेयर, एक जो चर्च को दिया जाता था। ठीक है, चर्च में जैसे हम लोग या किसी मंदिर या मस्जिद में हम लोग दान देते हैं ना, तो चर्च में भी उस समय 10%, अपनी कमाई का 10% दान दिया जाता था, तो उसे थीथ कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा था टैली। दूसरा टैली था, जो कि डायरेक्ट किसको दिया जाता था? स्टेट को। डायरेक्टली पेड टू स्टेट। ये एक तरह से इनडायरेक्ट था, जैसे चर्च में दिया जाता था 10%। ठीक है, ये मस्ट था, देना ही है। टैली डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था। तो यहाँ पर ये दो तरह के टैक्सेस थे। ठीक है, ये दो तरह के टैक्सेस थे। अब इनका जो जनजीवन रहा, स्ट्रगल टू सरवाइव। ठीक है, स्ट्रगल टू सरवाइव। 1789 में इस यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन थी, जबकि 1715 में यहाँ की पॉपुलेशन क्या थी? केवल 23 मिलियन। ठीक है, 1715 में 23 मिलियन, 1789 में 28 मिलियन। जैसे ही इसकी डिमांड, हम लोग सब जानते हैं कि पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो डिमांड्स हाई हो जाती है, डिमांड्स हर तरफ की। डैट्स मीन फूड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, जैसे वर्क और एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो फूड्स के लिए जब फूड की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होंगे? ग्रेन्स के प्राइस क्या होंगे? हाई हो जाएंगे। ग्रेन्स प्राइस क्या होंगे? हाई हो जाएंगे। प्रोडक्शन हाई होगा। अब प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री चाहिए। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर्स चाहिए। तो यहाँ पे लेबर्स के जो वेजेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। वेजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये कम क्यों होंगे? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो काम करेंगे, प्रोडक्शन के लिए जो काम करेंगे, वो लेबर का काम करेंगे, जो लो वेजेस में भी तैयार रहेंगे। तो ये एक क्या हो गया? एक तरह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है? रिच मर्चेंट के पास। जो थर्ड पर्सन थे वो सफ़र कर रहे थे। जितना भी प्रोडक्शन था या फैक्ट्री थी, सब इनके हाथ में थी, सुप्रीम फर्स्ट और सेकंड स्टेट के हाथ में। तो अचानक से रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा डिजास्टरिंग गैप आ गया। ठीक है, और उसी समय सूखा भी पड़ा था। याद रखिएगा, उस समय सूखा भी पड़ा था।